आदर्श क्वांटम के इस चैनल में आज हम 12th क्लास में लाइट का चैप्टर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको पढ़ेंगे। यहां जो है कुछ शब्दों पर ध्यान दिया जाए विशेष। पूर्ण माने पूरा, आंतरिक परावर्तन, तो एक तरीके से इसको हम कहें कि पूरा परावर्तन है, पूर्ण रूप से परावर्तन है, टोटल परावर्तन है। तो भाई इसके पहले हम परावर्तन का चैप्टर पढ़े हैं, वहां पूर्ण शब्द नहीं आया था। देखो इसके पहले जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो दर्पण के द्वारा परावर्तन पढ़े हैं। दर्पण पर जब प्रकाश आपतित होता है तो उसका कुछ अंश दर्पण द्वारा अवशोषित भी होता है और जो बचता है वो परावर्तित होता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई थी। सीधे प्रकाश किरण आई, दर्पण से टकराई, परावर्तित कर दिया था हम लोगों ने, परावर्तन घटना हो गई थी। लेकिन कुछ न कुछ उसमें दर्पण में जब परावर्तन होता है तो आपतित किरण का कुछ हिस्सा अवशोषित हो जाता है, अर्थात परावर्तित किरण की तीव्रता कम रहती है आपतित किरण की तुलना में। जितनी तीव्रता आपतित किरण की होती है उतनी परावर्तित किरण की तीव्रता नहीं होती है, जो कुछ अवशोषित हो जाता है उसके कारण। यहां क्या घटना होगी, यहां दर्पण के द्वारा परावर्तन नहीं होगा, दर्पण नहीं रहेगा। अपवर्तन के लिए दोनों माध्यम जो होते हैं वही रहेंगे, लेकिन अपवर्तन ना होकर के ये हो जाएगा परावर्तन। और चूंकि दर्पण नहीं है इसलिए आपतित किरण का कोई भी हिस्सा अवशोषित नहीं होगा। जितना आपतित किरण की तीव्रता है उतने तीव्रता की परावर्तित किरण होगी। इसलिए यहां जितना आपतित किरण की तीव्रता है उतना परावर्तित किरण की तीव्रता है। पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है, प्रकाश का कोई भी हिस्सा बचता नहीं है। प्रकाश का पूरा हिस्सा जो आपतित हुआ है वो पूरा परावर्तित हो जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसमें दर्पण का कोई उपयोग नहीं है। इसमें दो माध्यम रहेंगे। लगभग अपवर्तन की घटना वाली सभी चीजें यहां होती हैं। केवल घटना अपवर्तन की ना होकर के परावर्तन की घटना हो जाती है, तो इसलिए इसका नाम पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब घटना में देखो क्या होता है। यहां हम एक चित्र बना रहे हैं। ये इधर माध्यम हम कर दें क्या, सघन, और इधर कर दें विरल। ठीक, अब क्या करें, एक प्रकाश किरण हम यहां से आपतित कराएं। ये आपतित किरण AO, यहां अभिलंब खींच दें। n डैश, ये क्या हुआ, आपतन कोण हुआ। अब जो है हम ये मान लेते हैं प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही है, ऐसी स्थिति बना रहे हैं। जो आपतित किरण है उसके लिए जो आपतन कोण है सघन और विरल दोनों माध्यमों के लिए जो क्रांतिक कोण होता है C, तो उस क्रांतिक कोण से इस आपतन कोण I का मान थोड़ा बड़ा कर दे, तब क्या होगा, क्रांतिक कोण पर तो यहां अपवर्तन कोण 90 अंश होता है। प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के बॉर्डर से इसे सीधे चली जाती है, लेकिन अगर इस आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया हमने, तो अब क्या होगा, प्रकाश किरण दोनों माध्यमों के बॉर्डर से ना जाकर के पहले ही माध्यम में वापस लौट जाती है, अर्थात परावर्तन की घटना हो जाती है। ये
आई हो गया, ओ बी। ठीक, यहां एक शर्त है कि आई बड़ा सी से, आई बड़ा सी से, ये आपतन कोण आई है, ये बड़ा सी से दोनों माध्यमों के लिए। तो अब क्या कहें इसमें, एक बात ये हो गई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए, तो जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम में भाई जा नहीं रही है, ऐसा कहें इसको कि सघन पहला माध्यम हो, विरल दूसरा माध्यम हो। सघन और विरल माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण होता है उससे आपतन कोण का मान हम बड़ा रखें, तो प्रकाश का अपवर्तन ना होकर के प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, और यही घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस तरीके से कहा जाए भाई विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा थोड़ो रही है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा बनाई जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, इसमें क्या कहा जाए, फिर से समझो कि सघन और विरल माध्यम, सघन विरल माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण होता है आपतन कोण का मान उससे बड़ा कर दें, तो आपतित किरण अपवर्तित ना होकर के पहले ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है, और इसी घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सघन व विरल माध्यमों के लिए जब आपतन कोण का मान संगत क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाता है, तब प्रकाश का अपवर्तन ना होकर परावर्तन की घटना होती है, इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ आपतित प्रकाश
का 100% परावर्तन होता है ठीक। फिर से इसको देखो भाई, हम क्रांतिक कोण से आगे बढ़ा रहे हैं मामले को। तो क्रांतिक कोण से प्रकाश किरण एक माध्यम से आई थी, दूसरे माध्यम में नहीं गई, लेकिन पहले वाले माध्यम में भी नहीं लौटी थी, दोनों माध्यमों के बॉर्डर से गई थी, तो उसको अपवर्तन माना जाता है। लेकिन सघन और विरल माध्यम, देखो कहा जा रहा है सघन व विरल माध्यमों के लिए जब आपतन कोण का मान, सघन और विरल माध्यम के लिए कोई क्रांतिक कोण होता है तो आपतन कोण का मान संगत क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाता है। जो क्रांतिक कोण था आपतन कोण का मान उससे बढ़ा दिया गया और सी से बढ़ा दिया गया, सी से बड़ा। मान लो 42 अंश है सघन और विरल माध्यम के लिए क्रांतिक कोण, तो आपतन कोण 43 अंश कर दिया गया, 44 अंश कर दिया गया ठीक। क्रांतिक कोण से कुछ बढ़ाया गया आपतन कोण, तब क्या हो जाए है, तब प्रकाश का अपवर्तन ना होकर अप्रकाश का अपवर्तन नहीं हुआ, परावर्तन की घटना होती है, अपवर्तन ना होकर परावर्तन की घटना होती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो परावर्तन तो हुआ, यहां आपतित प्रकाश का, भाई छूट गया है, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश का 100% परावर्तन होता है, इसीलिए पूर्ण शब्द इसमें लग गया है। अब थोड़ा सा और इसकी बात साफ करने के लिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रतिबंध जैसा एक जो है हेडिंग मान के और थोड़ा और स्पष्ट लिखा जाए तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त या प्रतिबंध, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए शर्त या शर्तें ठीक। नंबर 1 इसमें क्या कहा गया था, प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित हो, प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतित हो, आपतित हो ठीक। और दूसरी शर्त क्या होती है, सघन व विरल माध्यम के लिए जो क्रांतिक कोण होता है आपतन कोण का मान उससे बड़ा हो, सघन व विरल माध्यम हेतु जो क्रांतिक कोण हो आपतन कोण का मान उससे बड़ा हो ठीक। ये दो शर्तें हैं, प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतित हो,
भाई विरल माध्यम में जाना तो है नहीं, तो ये नहीं कह सकते विरल माध्यम में जाए। प्रकाश किरण सघन माध्यम में आपतित हो, सघन व विरल माध्यम हेतु जो क्रांतिक कोण हो, आपतन कोण का मान उससे बड़ा हो, तब क्या होगा? परावर्तन की घटना हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब होता है तो इसमें परावर्तन के नियम का पालन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया या घटना क्रिया में परावर्तन के नियमों का पालन होता है। भाई कभी प्रश्न आ जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना जब होती है तो क्या परावर्तन के नियम लागू होते हैं? हाँ, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण हो जाता है एकदम। यहाँ आपतन कोण आई है, यहाँ क्या हुआ? परावर्तन कोण भी आई है। आई से आई बड़ा है सी से, क्रांतिक कोण से, ये पूरा इसमें डिटेल लिख दिया गया है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कुछ घटनाएं हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटनाएं ठीक। अब यहां नंबर एक घटना क्या होती है? रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका ठीक। नंबर दो घटना होती है ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। नंबर तीन है हीरे का चमकना। हीरे का चमकना। नंबर 4 कांच में पड़ी दरार का चमकना। कांच में पड़ी दरार का चमकना। नंबर 5 है भाई जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। जल या कांच में वायु बुलबुले का चमकना। वायु बुलबुले का चमकना।
वायु, बुलबुले का चमकना। फिर जल में स्थित प्रकाश स्रोत, क्षेत्र अथवा मछली द्वारा परीक्षित विश्व। छठवां, जल में स्थित मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व। प्रेक्षित विश्व, ठीक। फिर क्या है अगला, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। लगभग ये 7 घटनाएं जो हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती हैं। इसमें और सब पढ़ लोगे, किताब में मिलेगा, समझ जाओगे। जल में स्थित मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, जल के भीतर मछली होती है और अंदर से वो कुछ एरिया देखती है, बहुत दूर तक नहीं देख पाएगी लेकिन कुछ एरिया वो देखती है। तो वही हम लोगों को निकालना होगा, न्यूमेरिकल लगवाते समय इसको हम विस्तार में पढ़ा देंगे। और बाकी तो सब पूर्ण परावर्तक प्रिज्म भी पढ़ाना रहेगा। तो ये भी प्रिज्म को जो है दूसरे हिसाब से लिखा जाए। प्रिज्म, इन दोनों को न्यूमेरिकल के समय इसको पढ़ा दिया जाएगा, बाकी अपने आप इसको पढ़ लो।